हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज के जो हमारे टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करंट कैरियर्स पढ़ेंगे एंड सेकंड वन हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ एंड थर्ड वन रेजिस्टेंस, नेक्स्ट पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और लास्ट वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है करंट डेंसिटी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा करंट कैरियर्स। ओके, तो करंट कैरियर से क्या होता है भाई। तो नॉर्मली जो करंट कैरियर्स हमारे वो चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनसे किसी सर्किट में या जिससे किसी कंडक्टर में क्या होती है करंट फ्लो होती है, वो क्या होता है हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। करंट कैरियर्स वो चार्ज कैरियर्स होते हैं जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं करंट कैरियर्स बोलते हैं। मींस जो किसी सर्किट में करंट को कैरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं करंट कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते तो करंट कैरियर में हमारे क्या हुए, तो करंट कैरियर हमारे क्या हुए दो चार्ज कैरियर्स, दो डेफिनेशन लिख सकते हैं इनकी, दो चार्ज कैरियर्स, दो चार्ज कैरियर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट, जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं करंट कैरियर्स बोलते हैं। अब डिफरेंट मटेरियल में करंट कैरियर जो होते हैं हमारे डिफरेंट होते हैं। जैसे कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो करंट कैरी करते हैं हमारे, जिनकी वजह से करंट कैरी होती है कंडक्टर में, तो वो जो कैरियर्स क्या होते हैं हमारे, तो वो जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो जो करंट कैरियर्स होते हैं हमारे, उन वो क्या होता है कंडक्टर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होता है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने चैप्टर नंबर 2 के वीडियो लेक्चर शायद 6 वाले मैंने एक्सप्लेन कर रखा है तुम्हें, तो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको कंडक्टर की सारी बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सब मिल जाएंगे उस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है हमारा, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमारे चार्ज कैरियर से क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो हमारे करंट को कैरी करते हैं करंट कैरियर्स, तो वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो वहां पर जो चार्ज कैरी करता है हमारे कौन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे करता है, उसमें चार्ज को कैरी करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। चार्ज कैरियर कहें या करंट कैरियर कहें बात एक ही है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद इसमें कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, पढ़ते हैं गैसेज में। तो क्या गैसेज में भी करंट कैरी होती है। तो नॉर्मली अगर मैं गैसेज की बात करूं, सिंपली जो गैसेज होते हैं हमारे नॉर्मली क्या होंगे हमारे, वो गैसेज जो होते हैं हमारे क्या हुए इंसुलेटर हुए नॉर्मली। अगर मैं नॉर्मल टेंपरेचर की बात करूं या नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो गैसेज हमारे क्या होते हैं इंसुलेटर से होते हैं। बट यहां पर क्या होता है कि गैसेज में एट लो प्रेशर, ठीक है भाई, लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर, ठीक है, एट लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम गैसेस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे आयनाइज्ड हो जाएंगे। और गैस मॉलिक्यूल हमारे आयनाइज्ड होंगे तो उसमें क्या बनेंगे हमारे आयंस बनेंगे। ठीक है भाई, उसमें क्या बनेंगे हमारे फिर आयंस बन जाएंगे। फिर गैसेस मॉलिक्यूल में जो चार्ज कैरियर होंगे या करंट कैरियर होंगे वो क्या होंगे हमारे आयंस होंगे। कब, जब हम गैसेज में लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं हमारे आयनाइज्ड हो जाते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई आयनाइज्ड होंगे तो उसमें चार्ज कैरियर या करंट कैरियर होंगे हमारे गैसेस में क्या होंगे आयंस होंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स से क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर्स जो हम पढ़ेंगे सेकंड बुक क्लास 12th फिजिक्स से सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर्स। तो वहां पर बताएंगे तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे यहाँ पर दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं हमारे होल्स होते हैं। ठीक है, किसमें सेमीकंडक्टर में। होल्स का मतलब होल से एक वैकेंसी होती है, नॉर्मली अभी हम उस चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। होल्स क्या होता है कि जब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने मेन पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरे पोजीशन पे चले जाता है, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है, उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं होल बोलते हैं। और होल पे जो चार्ज होता है कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे करंट कैरियर्स हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो गए, गैसेज में हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर पे उसमें आयंस क्या होंगे चार्ज कैरियर होंगे, और सेमीकंडक्टर में जो हमारे चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ठीक है भाई, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ओम्स का जो फुल नेम था इनका जॉर्ज साइमन
ओम था, ओम का फुल नाम जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम ने एक लॉ दिया था जो कि वो रिलेशन बताता है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो बोलता है कि जब किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, अगर इनमें कोई चेंज ना किया जाए, अगर इनको कांस्टेंट रखा जाए, तो कंडक्टर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें फ्लो होने वाली करंट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे ओम्स लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if the physical condition like temperature, ठीक है भाई, प्रेशर, वॉल्यूम, ये हमारी क्या होगा, फिजिकल कंडीशन होगा, ठीक है। इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि उनमें अगर कोई चेंज ना किया जाए, रिमेन्स कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ओम्स लॉ का। इफ क्या बोलता है ओम्स लॉ कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना किया जाए तो उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर देखिए नॉर्मली हमारे कंडक्टर है, ठीक है भाई, ये कंडक्टर हो गया ए और बी, इसके अक्रॉस हमने ये करा है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रखा हमने, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है किसके, आई की। तो यहां से क्या निकला कंक्लूजन, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई की। कब, जब कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को नाम दिया उन्होंने क्या, रेजिस्टेंस आर। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से वी अपॉन आई, और जहां पर आर क्या है भाई, तो आर को हम बोलेंगे ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी, आर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है। जो आर है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखिए प्रिंसिपल डिफरेंस और आई के क्या है, रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे यहां से क्या निकला, रेजिस्टेंस कितना है हमारा, आर इक्वल टू आया वी अपॉन आई, ठीक है भाई, ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। इसकी यूनिट निकालेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, ठीक है भाई, और करंट की होती है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, बिकॉज ओम्स लॉ पढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कहां से इन्वेंशन हुआ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने उसको डिफाइन किया स्टार्टिंग में। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस आया हमारा वोल्ट पर एम्पियर, उसकी क्या आई, यूनिट आई, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ग्राफ पढ़ेंगे वी वर्सेज आई का, ग्राफ ऑफ वी वर्सेज आई का, ठीक है, वी वर्सेज आई का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो ग्राफ होता है ओम्स लॉ का फॉर मेटल के लिए, तो मेटल के लिए जो ओम्स लॉ ग्राफ होता है कैसा आता है भाई, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हो गया हमारा आई वर्सेस किसका ग्राफ हुआ, वी का ग्राफ। तो आई वर्सेस वी का ग्राफ जो हुआ हमारा ओम्स लॉ में, वो मेटल्स के लिए नॉर्मली जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो होता है हमारे मेटल से फॉलो करते हैं एक, ठीक है भाई, और कुछ एलॉयस भी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मेटल और एलॉयस के लिए जो ओम्स लॉ का ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मींस जो रेशियो ऑफ वी अपॉन आई का आएगा, जो रेशियो ऑफ वी अपॉन आई का आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लो अगर आर का जो स्टार्टिंग में अगर वी अपॉन आई का रेशियो 2 आया तो फिर 4 आएगा, नेक्स्ट वन 6 आएगा, नेक्स्ट वन 8 आएगा। तो हर एक केस में जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। और वो जो डिवाइस होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम बोलते हैं ओमिक डिवाइस बोलेंगे, उनको बोलेंगे ओमिक डिवाइस, ठीक है भाई। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, मेटल्स और एलॉयस करते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओम्स डिवाइसेस या ओमिक सब्सटेंसेस बोलेंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब कि जिनके लिए वी वर्सेस आई का ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और जिनके लिए वी वर्सेस आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो हो जाएंगे हमारे नॉन ओमिक डिवाइसेस हो जाएंगे। जिनके लिए वी वर्सेस आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आगे कुछ ऐसा आएगा भाई, अगर वी वर्सेस इधर को अगर आई है हमारा और ऊपर को वी है, अगर वी वर्सेस आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आके कुछ कर्व्ड शेप में आएगा तो वो क्या हो जाएंगे हमारे नॉन
ओमिक डिवाइस जाएंगे तो उसके अगर ग्राफ कुछ ऐसा आता है या ग्राफ कुछ ऐसा आता है, क्योंकि करंट वर्सेज आएगा ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो फिर नॉन ओमिक डिवाइस जाएंगे और वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। इसका एग्जांपल होता है डायोड्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर जो होता है जो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखिए अगर मैं एक एंगल यहां पर थीटा बना दूं और इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं तो VI ग्राफ का स्लोप जो होता है हमारा, VI ग्राफ का स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स, तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस R देता है। मतलब अगर हमें VI ग्राफ का स्लोप पता है तो हम उस रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर देखिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर भाई, V अपॉन बेस क्या है हमारा I, तो V अपॉन I, और जो स्लोप आएगा V अपॉन I को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R बोलते हैं। ठीक है भाई, तो V अपॉन I VI ग्राफ का जो स्लोप होता है उस समय क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। अगर हमें इधर को देखिए, अगर हमें I वर्सेस V का ग्राफ दिया है या V वर्सेस I का ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ऐसे करके दो मेटल दिए हुए हैं, ठीक है, एक है A और एक है भाई B है, ठीक है, ये दिया हुआ हमें। तो हमसे बोला जा रहा है कि इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये एक मेटल A है और एक मेटल V दिया है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि किस मेटल का रेजिस्टेंस जो होगा ज्यादा होगा। तो VI ग्राफ में अगर हमसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी स्लोप क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस। तो जिसका स्लोप थीटा जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जिसका थीटा स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थीटा क्या हो हमारा स्लोप। अब देखिए इसकी स्लोप हमारी ये है, ये मेटल A है, देखिए मेटल B का स्लोप क्या है, ये है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा हमारा ज्यादा किसका होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ B क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ A से क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज जो स्लोप है वो मेटल B की क्या है, ज्यादा है इन केस ऑफ, इन कंपेयर ऑफ मेटल A की। ठीक है भाई, तो ये हम VI ग्राफ से कैसे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो मैं ग्राफ का रेशियो बोला था यहाँ पर, ग्राफ का रेशियो अगर हमें देखो VI ग्राफ का जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा भाई, देखिए सीधे आएगा, किसके लिए, मेटल के लिए, ये हो गया हमारा I इधर को और इधर को क्या हो गया, V हो गया। अगर देखिए 2 है तो 2 पर यहाँ 4 आ रहा होगा तो हो गया, फिर 3 है तो 3 पर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, तो कुछ ऐसा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। और अगर यहाँ पर 4 है तो 4 पर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। और अगर यहाँ पर 5 है तो 5 पर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 10 होगा वोल्टेज। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारा 2 पर क्या था, तो 2 पर मैंने क्या कहा 4 है, तो V वर्सेज I का रेशियो क्या आना चाहिए, हर केस में कांस्टेंट आना चाहिए। तो पोटेंशियल है, इधर को पोटेंशियल है और इधर को करंट है, तो 4/2 देखिए पहले केस में 4/2 तो कितना आया, 2 का आ रहा है रेजिस्टेंस। अगले केस में 6 कितना है, 3, तो 3 कितना आ रहा है, 2। अगले केस में कितना है भाई, 8/4 तो कितना आ रहा है, 2। और अगले केस में कितना है, 10/5 तो कितना आ रहा है हमारा, 2। तो जो हमारा ग्राफ आना चाहिए ओम्स लॉ का, वो हर एक केस में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट रेशियो आना चाहिए रेजिस्टेंस का, और वो क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमारा करंट कैरियर हो गया, ओम्स लॉ हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो नॉर्मली रेजिस्टेंस क्या हुआ, द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन लगा उसका जो मेजरमेंट होगा उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। द मेजर ऑफ अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने में मेजर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, मेजर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस R। ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस R, उसको हम R रेजिस्टेंस से कहते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन लग रहा है उसका जो मेजरमेंट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर कर रहा है, जो चार्ज कैरियर फ्लो हो रहा है तो उनको अपोज कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस क्यों होता है, उसका कॉज क्या होता है, तो आगे जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो फर्दर जो वीडियो आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, तो उस समय डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर रेजिस्टेंस क्यों लगता है कंडक्टर में। ठीक है भाई, अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किससे, R से। ये मैंने बता दिया पहले ही। इसकी जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है हमारी, वो क्या होती है हमारी, ओम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, तो R इक्वल टू होता है हमारे पास V/I। ये नॉर्मली एक रेशियो हुआ। ठीक है, अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच R डिपेंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है भाई, किसी कंडक्टर के लिए जो R होता है, किसी कंडक्टर के लिए जो R होता है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम मान ले एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी, इसकी लेंथ है L, और ये जो है कंडक्टर की ये हो गया इसका A, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे किसके लिए, कंडक्टर के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी वायर की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ भाई नॉर्मली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है हमारा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हुआ हमारा, जैसे ये देख लो ये वाला जो पार्ट है, ये जो फ्रंट पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से इस पेन का, तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये क्या हुआ हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। और एक वायर के लिए देखिए, वायर के लिए क्या एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसके लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होगा किसी भी वायर के लिए, कंडक्टर वायर के लिए, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या होगी इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पहला जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। मींस अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी, अगर कंडक्टर की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा ऑफर होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉन्ग पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, लगते जाएगा, रेगुलर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, सेकंड जो फैक्टर है हमारा, सेकंड फैक्टर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/a की। मतलब जो रेजिस्टेंस है भाई, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया को घटाऊंगा, एरिया अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। वो ऐसा समझिए, अगर एक बड़ा सा डोर है और एक छोटा सा डोर है, अगर बहुत सारे क्राउड जो है एक बड़े से डोर से जा रहा है और एक छोटे से डोर से जा रहा है, तो जो क्राउड है वो बड़े वाले डोर से क्या होगा, इजिली निकल जाएगा, जबकि जो डोर छोटा है वहां से जो क्राउड होगा क्या होगा, बहुत धक्का मुक्की करेंगे वहां से निकलने में। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर से फ्लो करते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होगा। तो अगर चार्ज किसी छोटे से वायर से, अगर थिन वायर से अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वायर अगर थिन वायर से फ्लो हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बिकॉज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा वहां पर। और अगर वायर बहुत बड़ा है, अगर थिक वायर है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजिली जाएंगे, वो कोलाइड कम करेंगे दूसरे से। तो यही रीजन है कि जब एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा होगा। ठीक है, जो और थर्ड फैक्टर जो आएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जैसे हम सिल्वर की बात करते तो सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत कम लगता है और कॉपर में और कम लगता है, ठीक है। और अगर हम उसी की जगह पर किसी प्लास्टिक की बात करते तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग लगता है। तो ये जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। और एक फैक्टर और होता है, फोर्थ फैक्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ जो होता है रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है तो वो आगे इसके अलग से वीडियो में मैं तुम्हें वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहां से इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग द टू फैक्टर्स, इन दो फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो भाई यहाँ से क्या मिलेगा, इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसका हमें नाम दे दिया रो, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन ए। तो यहाँ पर ये जो रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बोलते हैं, या इसको ये भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है भाई, रो को। तो यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की, तो रो इक्वल टू हमारे पास जाएगा आर इंटू ए बाई क्या हो जाएगा, एल। और ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी वो यही होती है, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होता है, ठीक है। ये जो रो होता है, ये रो कभी भी डिपेंड नहीं करता है लेंथ ऑफ और ए पर, मतलब किसी कंडक्टर के डायमेंशन पे जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी रो कभी भी किसी भी कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बोल सकते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारा किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन, रो, ठीक है भाई, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये रो है, इस रो को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रो की यूनिट निकालते हैं, रो की यूनिट निकालेंगे, ठीक है भाई, यूनिट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए आर की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, और ए की मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या है मीटर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो रो की जो यूनिट आएगी हमारे पास क्या आएगी, ओम इंटू मीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टिविटी भी हो गया। अब हमारा कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस नॉर्मली द ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से कितना इजिली करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। किसी कंडक्टर से कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। तो देखिए सी का जो फॉर्मूला होता है, सी इक्वल टू होता है 1/r, मतलब कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, देखिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा उसका बहुत कम। ऑफकोर्स बहुत कम होगा। देखिए अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से इजीली पास नहीं हो रहे होंगे, तो इसका उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। मींस यहाँ देखिए अगर रेजिस्टेंस ऑफ किसी कंडक्टर का जीरो है, नॉर्मली जीरो तो नहीं होता है, एज्यूम कर लो अगर आर अगर जीरो होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट जो आएगी हमारी, तो सी की जो यूनिट आएगी देखिए वो आएगी 1/ओम। ठीक है भाई, ओम को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, और इस ओम इनवर्स को ही हम बोलते हैं साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, साइमन बोलते हैं इसको, ओम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या था, कंडक्टेंस था। तो ऐसी हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी रो के। इसको रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी को सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/रो। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो इसकी यूनिट निकालेंगे कंडक्टिविटी की यूनिट। तो यूनिट क्या होगी भाई, अभी हमें निकाल दी 1/रो, रो की यूनिट आई थी हमारी ओम इंटू मीटर। दोनों को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइमन, तो साइमन इंटू मीटर इनवर्स। तो ये हमारे किसकी यूनिट हो गई, कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। अब लास्ट टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, करंट डेंसिटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है करंट डेंसिटी। अब तो करंट डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो करंट डेंसिटी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, फ्लोइंग थ्रू अ वायर, फ्लोइंग थ्रू अ वायर पर यूनिट एरिया, इन फॉर पर यूनिट एरिया, फॉर पर यूनिट एरिया। मतलब कि किसी वायर से पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली, इसकी डेफिनेशन बोली कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से किसी वायर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आई अपॉन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया से किसी वायर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट हो जाएगी करंट डेंसिटी की यूनिट जो हो जाएगी हमारी, ठीक है, यूनिट हो जाएगी देखिए एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे इसको। और जो करंट डेंसिटी होती है हमारी, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारी सेम, इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जिस साइड को हमारा करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी जे की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब इसका एक जनरल केस लेते हैं। देखिए अगर एक कंडक्टर है, ठीक है भाई, जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारी ए है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इधर को हो रहा है। अगर करंट फ्लो इधर को हो रहा है कंडक्टर में, ठीक है, तो इसमें जो एरिया जो इसकी करंट डेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन भी किधर को होगी, इधर ही को होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। अब अगर एज्यूम कर लो हमने इस कंडक्टर कुछ ऐसे कट कर दिया, ठीक है, यहां से मैंने इसको ऐसे कट कर दिया कंडक्टर को, तो डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, कुछ ऐसा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहां से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस कंडक्टर के लिए कुछ ऐसे हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया कुछ ऐसा हो जाएगा। करंट हमारा फ्लो इधर को हो रहा था, ठीक है भाई, और जो करंट डेंसिटी जे है वो जे की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इधर ही को हो जाएगी। लेट जो एरिया है, जो एरिया वेक्टर है वो करंट डेंसिटी के साथ जे के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर हम इस एरिया वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। एक कंपोनेंट को इसका इधर को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका ए साइन ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर को चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए करंट, अब मैं इसके लिए, ठीक है भाई, अब इसके लिए अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां से अमाउंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जो करंट होगा हमारा आई इक्वल टू, यहां से देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जे इंटू क्या हो जाएगा ए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जे इंटू क्या हो जाएगा ए। इधर को जो कंपोनेंट आएगा करंट के साथ, तो कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट तो नहीं आएगा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला, तो जे इंटू ए कॉस थीटा, बिकॉज करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो यहां से करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जे ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो मींस मैं करंट को क्या लिख सकता हूं, वेक्टर j डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर a। तो यहां से हमने अगेन ये भी प्रूफ कर लिया, जो करंट होती है क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो i इक्वल टू j डॉट a। और इस फॉर्मूले को और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए j इक्वल टू क्या आया, i अपॉन क्या आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट लिया हमने यहाँ पर, a कॉस ऑफ थीटा।
ठीक है भाई, होप आपको ये सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।